हेलो दोस्तों, ये है हमारी वीडियो नंबर 2 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के और इसी तरह के दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में रहने वाले वो लोग जो अपने कलर को लेकर हमेशा कॉम्प्लेक्सेस का शिकार रहे, उनकी जीत के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस फैसले की जिसमें यूनिलीवर ने आखिरकार ये डिसाइड किया है कि वो अब अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर से वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग और इस तरह के दूसरे डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स, शर्मनाक किस्म के डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स हटाएगा और अपनी प्रोडक्ट्स को ऐसे नाम देगा जो कि मोर इंक्लूसिव हो, जिनको देख के ये नहीं लगता हो कि वो लोग जो कि वाइट नहीं है, जो कि फेयर नहीं है, उनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, उनकी अच्छी शादी नहीं हो सकती, उनकी एजुकेशन में वो हमेशा पीछे रहेंगे, उनका करियर नहीं बन सकता, वो किसी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकते और बहुत सारे हजारों मुद्दे जो इन कंपनीज ने अपने एड्स में लोगों को बताया है। आखिरकार जीत हुई है उस मुद्दे की जिसको हम कहते हैं डार्क एंड लवली। दोस्तों, यहाँ ये याद रखना चाहिए कि ये बात इस तरह की नहीं है कि हम वाइट लोगों की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये बात ये है कि हर कलर इक्वल है। सिर्फ वाइट या फेयर होना एक आपको एडवांटेज देने के बारे में नहीं है, बल्कि आपका कोई भी कलर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी पर। लेकिन आखिर क्यों ऐसा है कि वाइट होने को एक 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 डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसी चीज माना जाता है जो कि आपको जिंदगी में हर तरह से कामयाब बताएगी, या फिर वाइट होने का मतलब ये है कि आप अच्छे हैं, आप एक अच्छी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आपको जिंदगी में सब सारी चीजें जो आम लोगों को मिलती हैं आपको उससे ज्यादा मिलेंगी। इसका मकसद ऐसा क्यों है, इसका मतलब ऐसा क्यों है? शायद इसका जवाब इस तस्वीर में है। दुनिया के 10 वो लोग जो कि बिलियनर्स हैं, वो वाइट हैं, वो उस तरह से ब्लैक नहीं हैं। वो यहाँ हम देख सकते हैं। सोचें, ये लोग अगर इस तरह के होते तो क्या वाइट होना ही हमारे लिए कामयाबी का एक जरिया होता, या वाइट होने का ही मतलब ये होता कि आपको जिंदगी में सारी कामयाबियां मिलेंगी? और दोस्तों, ये सिर्फ हमारे मुल्क के बारे में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के बारे में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। मिसाल के तौर पे 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल देखें जिसका कैप्शन है एंड द ऑस्कर गोज टू वाइट पीपल। सो ऑल द ऑस्कर्स इन दैट ईयर, वो सारे के सारे वाइट लोगों को गए। और क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि वो वाइट थे। और इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या कलर की बुनियाद पे ऑस्कर अवार्ड्स बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने रीजन की, इंडिया की, पाकिस्तान की, तो हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि बेटा, तुम अगर गोरे हो तो तुम अच्छे हो, काले हो तो इसके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स उनको सुनाए जाएंगे, गलूटे और भंगी और पता नहीं क्या क्या। हमारे खित्तों में तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। हमने रिलीजन की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती हुई है। आप ये देखें, आपको ये जानकर हैरत होगी, और ये सोशल मीडिया में एक जमाने में ये तस्वीर बहुत वायरल भी हुई थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडिया की एक टेक्स्ट बुक जो कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक है, उसका एक पेज है जहां बच्चों को समझाया जा रहा है कि ब्यूटीफुल होने का क्या मतलब है और अगली होने का क्या मतलब है। बहुत ही शर्मनाक। ब्यूटीफुल होने का यहाँ मतलब यह है कि आप वाइट हो, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ कि अगली होने का मतलब यहाँ सिर्फ फियर ना होना नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक और एंगल भी मुझे नजर आता है। शायद ब्यूटीफुल होने का मतलब ये भी है कि आप कुछ अमीर हैं, कुछ बेहतर पोजीशन में है, और शायद थोड़ा गरीब होना भी अगली होने के कॉन्सेप्ट में आता है। खैर, ये मेरी ज़ाती फीलिंग है। आप कैसा फील करते हैं आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
लेकिन ये चीजें बच्चों के जहनों पर जिस तरह से असर करती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और लाइफ लॉन्ग अफेक्ट होते हैं। बच्चे सारी जिंदगी के लिए एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और हम में, आप में, हमारे आसपास के लोगों में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि इन्हीं एड्स की वजह से और इसी तरह के मैसेजेस की वजह से, जो कि टेक्स्ट बुक में, जो कि टेलीविजन में, जो कि फिल्म के जरिए, जो कि हर तरह लाइफ में हर इवेंट के अंदर, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में उनको मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। और हम तो आम लोग हैं। ऐसे लोग जैसे माइकल जैक्सन, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को फेयर बनाने के लिए ओवर द इयर्स क्या क्या किया है। 1971 से अगर आप 88 की पिक्चर देखें, 93 की पिक्चर देखें, 2000 की पिक्चर देखें और 2009 की पिक्चर देखें, तो माइकल जैक्सन जैसा बड़ा आदमी जिसको फेम की कोई कमी नहीं थी, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो भी अपने कलर को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहे। तो ये है वो चीज जो बहुत ज्यादा कंसिडर करने वाली है। अगर माइकल जैक्सन जैसा आदमी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है, वैसे तो माइकल जैक्सन के और बहुत सारे कारनामे हैं जो कि उनको मशकूक बनाते हैं, लेकिन खैर हम उस पर कभी और बात करेंगे। माइकल जैक्सन जैसा आदमी अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है, तो हम आम लोग, आम बच्चे, आम लड़कियां, आम लड़के वो क्या सोचते होंगे, किस तरह से देखते होंगे अपने आप को, जब उनको बताया जाता होगा कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें फेयर होना चाहिए, तुम्हें जिंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल करनी है तुम्हें फेयर होना चाहिए, और अगर तुम फेयर नहीं हो तो जैसे मैंने कहा कि तुम्हें मर जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बस यही मैसेज दिया जाता है। ये जुबैदा आपा मरहूमा पाकिस्तानी थी और बहुत अच्छी खातून थी, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन इन्होंने भी अपना ब्रांड निकाला, अब गोरा होगा पाकिस्तान। तो जुबैदा आपा, क्या आपके कहने का मकसद यही है कि जब पाकिस्तान गोरा होगा तो वो डेवलप करेगा, उसका जीडीपी आगे जाएगा, वो दुनिया में कॉम्पीट कर सकेगा, यहाँ पे टेररिज्म खत्म हो जाएगा और हमारे जिंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे, इंडिविजुअल के भी मसले हल हो जाएंगे, उसको एजुकेशन मिल जाएगी, उसको जॉब मिल जाएगी, उसको अच्छी डिग्रीज मिल जाएंगी, उनकी शादियां अच्छी तरह से हो जाएंगी, यानी तमाम मुद्दों का, तमाम मसलों का हल इन एड्स के जरिए से तो यही बताया जाता है। खैर, अभी तक बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको बिल्कुल शर्म नहीं आई, जैसे कि गार्नियर, कुछ ऐसी हैं जिनको थोड़ी बहुत शर्म आई, जैसे कि लॉरियल, जो कि शायद आने वाले दिनों में फेयरनेस के मामला को खत्म करें। दोस्तों, हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बॉलीवुड के स्टार से, और बहुत ज्यादा स्टार से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो जो करते हैं, वो जैसे बाल रखते हैं, अगर सलमान खान किसी तरह के बाल रख लें तो सब बाल रखने लग जाते हैं वैसे, अगर शाहरुख खान ने कोई खास तरह का बैग ले लिया तो सब वैसे बैग लेने लग जाते हैं, अगर दीपिका ने कोई खास किस्म का ड्रेस पहन लिया तो सब लोग उस तरह का ड्रेस पहनना चाहते हैं। सो हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। जब यही बॉलीवुड स्टार्स बड़े बड़े इन फेयरनेस क्रीम्स के एड्स में काम करते हैं तो ये हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये काफी शर्मनाक है कि ये लोग ये नहीं सोचते कि इसका पब्लिक पे, लोगों पे, ओपिनियन पे क्या असर पड़ेगा, ये किस तरह से लोगों के अंदर एक किस्म की इंफीरियरिटी को क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये कोक और पेप्सी जैसे एड्स पे काम करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, जिनके बारे में हमें श्योर है कि ये ओबेसिटी को बढ़ाती है। आप प्रियंका चोपड़ा को ले लें, आप बहुत सारे स्टार्स को ले लें, आप पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों को ले लें जिनको आप जानते हैं, सब ये ही बात कर रहे हैं कि हमें फेयर होना है, हमें अपने आप को फेयर रखना है, और यही हमारी जिंदगी की कामयाबी, हमारी जिंदगी में कामयाबी की जमानत है। थोड़ी थोड़ी शर्म कुछ अर्से पहले फेयर एंड लवली वालों को आना शुरू हुई थी, और इन्होंने एक ट्रिक इख्तियार करना शुरू की, और वो ट्रिक क्या थी कि अब ये फेयरनेस के बजाय वर्ड यूज करते थे, अब फेयर एंड लवली देगा आपको निखार, HD ग्लो, 4K ग्लो, क्वाड ग्लो, पता नहीं जितनी स्क्रीन की टाइप्स आती जाएंगी उसके साथ साथ शायद ये लोग जो है अपने ग्लोनेस को भी बढ़ाते जाएंगे। सो हर चीज के नाम पे ये रखते जाएंगे अपने क्रीम्स के नाम, अपने प्रोडक्ट्स के नाम। लेकिन बहरहाल सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी इन फेयरनेस के क्रीम्स के एड में काम नहीं किया, जिन्होंने इनको रिफ्यूज किया, हालांकि इनकी ऑफर्स बहुत लुक्रेटिव होती हैं। मिसाल के तौर पे कंगना रनावट, वैसे भी वो बहुत वोकल रही हैं, रणबीर कपूर, और इस तरह के बहुत सारे दूसरे स्टार्स जैसे कौशलीन हैं,
इन लोगों ने हमेशा मना किया, लेकिन इनसे भी बड़े हीरोज हैं कुछ, जैसे नंदिता दास, जिन्होंने 2009 में ये कैंपेन चलाई डार्क एंड ब्यूटीफुल की, और स्टे अनफेयर एंड स्टे ब्यूटीफुल एक एनजीओ के साथ मिलकर 2009 में जो इनकी कैंपेन थी, ये उसका नतीजा है कि आज हम ये देख रहे हैं कि फेयर एंड लवली आखिरकार इस बात पर मजबूर हुई कि वो इस मुद्दे में रिकंसिडर करे और अपने नाम को, अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के तरीकों को और इन सारी चीज़ों को रिकंसिडर करे और एक ऐसी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे जो कि ज़्यादा जस्टिस पर मबनी हो, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना होती। इसके अलावा बहुत सारे दीगर स्टार्स भी रहे हैं इस कैंपेन में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे रीसेंट चीज हुई है जिसने इस चीज को कंपनीज को मजबूर किया कि वो इस सारे मुद्दे को रिकंसिडर करे। ऑब्वियसली नंदिता दास ने ओवर द इयर्स कैंपेन चलाई है, लेकिन जो सबसे रीसेंट इनिशिएटिव था जिसने चीजों को हिलाया, दुनिया को हिलाया, वो दो पिटीशन थी, जिनमें से एक पिटीशन इन 3 पाकिस्तानी अमेरिकन बहनों ने की थी, जिनके नाम हिरा हाशमी, अनम चंदानी और मारवी अहमद हैं। इन्होंने एक कैंपेन चलाई और 94 कंट्रीज के हजारों लोगों ने उस कैंपेन को, उस पिटीशन को सपोर्ट किया। एक ऑनलाइन पिटीशन थी और जिसके नतीजे में अभी रिसेंटली कंपनी इस बात पर मजबूर हुई कि वो अपने फैसले को रिकंसिडर करे, और ये बहुत बड़ी जीत है, आम आदमी की जीत है। आपको ये जानकर हैरत हुई होगी कि उसमें सिर्फ 18,000 उस ऑनलाइन पिटीशन में वोट्स डाले गए थे, लेकिन ये बताता है कि आम लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए से अपनी कितनी पावरफुल कैंपेन्स चला सकते हैं और कैसे वो बड़ी बड़ी कंपनीज को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो इंसान बने थोड़े बहुत। पाकिस्तान में भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फिगर्स रहे हैं मीडिया के अंदर जिन्होंने इन कंपनीज को रिफ्यूज किया। माहिरा खान जो पाकिस्तान इंडिया दोनों में बहुत फेमस रही हैं, इसी तरीके से नादिया जमील हैं, आजकल कैंसर से लड़ रही हैं, हम इनके बारे में दुआ कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स स्टार हैं और इन्होंने तो एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें इन्होंने बताया कि इनको जब भी फेयरनेस क्रीम्स की एड्स की ऑफर हुई या पेप्सी और कोक जैसी वाहियात किस्म के ड्रिंक्स की बनाने की और उसको प्रमोट करने के हवाले से कोई ऑफर्स हुई, तो उन्होंने हमेशा रिफ्यूज किया एथिकल बुनियादों पर। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये कंपनी जितने पैसे आपको दे रही होती हैं शायद वो आप अपनी आधी जिंदगी में कमा रहे होते हैं। इसको रिफ्यूज करना आसान बात नहीं होता। एक बहुत बड़े मॉनेटरी बेनिफिट को सोशल कॉज के लिए, सोशल गुड के लिए रिफ्यूज करना, और हम अगर ऐसे लोग जब सामने होते हैं मीडिया के अंदर तो हमें उनको बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि शाहरुख खान जैसे लोग भी इन चीज़ों को रिफ्यूज नहीं करते। सो शी इज़ द रियल हीरो ऑफ आवर सोसाइटी। दोस्तों एक बात याद रखें कि ये फेयरनेस क्रीम्स जो हैं वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए हार्मफुल भी है। मिसाल के तौर पे द गार्जियन का एक आर्टिकल है कि लाइटनिंग क्रीम्स या फेयरनेस क्रीम्स जो हैं वो डेंजरस हैं, लेकिन इसका बिजनेस अभी भी बूम कर रहा है। इसमें बेशुमार डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इवन कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसके हवाले से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे जाकर ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे और ये बताते हैं कि इन क्रीम्स में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि मरकरी तकरीबन हर क्रीम में होता है जो वाइटनिंग का दावा करती है। इसके अलावा एक बहुत ही डेंजरस केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोक्विनोन, और ये कंपाउंड ऐसा है जिस पे यूके में पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इसको खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को गोरा बना रहे हैं और उनको नहीं पता कि आने वाले 10-20 सालों में वो किस तरह के कैंसर का शिकार होंगे। इसी तरीके से इसमें एस्टेरॉइड्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। दोस्तों ये एक जीत है, हमारी छोटी सी जीत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझें कि फेयर एंड लवली ने अगर अपना नाम चेंज कर दिया है तो फेयरनेस को लेके या कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगी। अगर इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है तो हमें हर जगह पर वोकल होना पड़ेगा इसके बारे में। हमें सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और अपने इर्द गिर्द
जो हमने डिफरेंट वर्ड्स बनाए हुए हैं, काले, कलूटे वगैरह वगैरह, लोगों को बुलाने के लिए, इवन भंगी और ऐसे वर्ड्स, तो इन डिस्क्रिमिनेशंस को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा और खुद भी समझना पड़ेगा कि इन बुनियादों पे डिस्क्रिमिनेशन अब बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है और हमें इन तरीकों को अब छोड़ देना चाहिए। साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि इंडिया में और पाकिस्तान में जो रिलीजियस बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत शदीद है। मिसाल के तौर पे आपको पाकिस्तान में ऐसे एड्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक स्वीपर की या जमेदार की ज़रूरत है और उसके ऊपर लिखा होता है कि मजहब या रिलीजन क्रिश्चियन। सो क्रिश्चियन इज नॉट इक्वल टू स्वीपर, ये शुड नॉट बी इक्वलेंट ऑफ स्वीपर। इस बात को कंसिडर करें, इस पे आवाज़ उठाएं और हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन पे आवाज़ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मुद्दे पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। हम बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, उसको देखते हुए सोचेंगे, उस पर वोकल रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे कि आप कहाँ डिस्क्रिमिनेटरी हो रहे हैं। जब तक इंडिविजुअल एक्शन नहीं लेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सोसाइटी चेंज नहीं होती है। आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू।